क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाए क्योंकि किसी और ने पूछताछ में उसका नाम ले लिया हो? मतलब कोई और सबूत नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक नाम। ये कोई कहानी नहीं है। आज हम एक ऐसे ही असली मामले को समझने वाले हैं। 7 महीने और 2 दिन, ये वो वक्त है जो एक इंसान को सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। और वजह जानकर सच में हैरानी होती है। सोचिए, बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ एक बयान के आधार पर किसी की आजादी छीन ली गई, और ये सब हमारे ही जस्टिस सिस्टम में हुआ। तो यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये केस दिखाता है कि हमारा सिस्टम कभी-कभी कैसे काम करता है, कैसे कुछ ऐसी दरारें हैं जिनमें कोई भी फंस सकता है। तो चलिए जरा गहराई से इसे समझते हैं। तो इस हिस्से में हम उस केस की परतें खोलेंगे जिसने हमारी जांच एजेंसियों के तौर तरीकों पर एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। तो जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो है बॉबी उर्फ लव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये एक लैंडमार्क फैसला है जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में माननीय जस्टिस सुमित गोयल ने 14 अक्टूबर 2025 को सुनाया था। अच्छा, अब जरा देखिए कि हुआ क्या था। 7 मार्च 2025 को हरप्रीत सिंह नाम के एक आदमी को 270 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बॉबी का नाम ले लिया कि वो भी इसमें शामिल है। और बस सिर्फ इसी बयान के आधार पर 2 दिन बाद 9 मार्च को पुलिस ने बॉबी को भी गिरफ्तार कर लिया। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जज साहब ने अपने फैसले में एक बहुत ही पते की बात नोट की। उन्होंने साफ लिखा कि भाई, जब ड्रग्स पकड़े गए थे तब बॉबी यानी जो पिटिशनर है वो तो क्राइम सीन पर मौजूद तक नहीं था। यहीं पर पुलिस की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा झोल नजर आ जाता है। इस गिरफ्तारी के पीछे की वजह कोई साइंटिफिक सबूत नहीं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, कोई बैंक का लेन देन नहीं, सिर्फ एक साथ पकड़े गए दूसरे आरोपी का बयान। चलिए देखते हैं कि सबूतों के लिहाज से यह मामला कितना ज्यादा खोखला था। देखिए, कानून की दुनिया में एक चीज होती है कॉरबोरेटिव एविडेंस, जिसे हम सहयोगी सबूत कहते हैं। ये किसी भी केस की रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब एक ऐसा आजाद सबूत जो किसी के बयान को सच साबित करे, जैसे कि जीपीएस डेटा हो गया, सीसीटीवी फुटेज हो गई या बैंक की ट्रांजैक्शन हो गई। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। बॉबी के खिलाफ सबूत के नाम पर पुलिस के पास क्या था? जीरो, बिल्कुल जीरो। साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन वो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरप्रीत सिंह का एक बयान जो उसने पुलिस कस्टडी में दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर केस इतना ज्यादा कमजोर था, सबूत जीरो थे, तो फिर बॉबी को 7 महीने और 2 दिन तक जमानत क्यों नहीं मिली? कायदे से तो उसे 1 हफ्ते में बाहर आ जाना चाहिए था। इस देरी का जवाब एक बहुत ही सख्त कानून में छिपा है, और इस 7 महीने की देरी का जवाब है NDPS एक्ट, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये कानून एक अलग ही दुनिया है, एक चक्रव्यूह की तरह, जहां नियम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए, हमारे आम कानून यानी इंडियन पीनल कोड IPC का सीधा सा नियम है, जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो निर्दोष है और जमानत मिलना एक अधिकार है। लेकिन NDPS एक्ट में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पहले से ही मान लिया जाता है कि आरोपी दोषी हो सकता है और जमानत मिलना कोई अधिकार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। NDPS एक्ट का सेक्शन 37 वो कानूनी पहाड़ है जिसे जमानत पाने के लिए हर आरोपी को पार करना पड़ता है। ये सेक्शन जमानत के लिए दोहरी शर्तें या ट्विन कंडीशंस लगाता है, जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये दोहरी शर्तें हैं क्या भला? ये शर्तें ऐसी हैं कि आपको दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ेंगी, कोई एक नहीं। चलिए एक एक करके इन 2 फिल्टर को समझते हैं जो जमानत को इतना मुश्किल बना देते हैं। पहली शर्त, कोर्ट को पहली नजर में ये लगना चाहिए कि इस बात की अच्छी खासी वजह है कि आरोपी दोषी नहीं है। और दूसरी शर्त, कोर्ट को इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि अगर इसे जमानत पर छोड़ा गया तो ये बाहर जाकर कोई और अपराध नहीं करेगा। एक भी शर्त में जरा सा भी शक हुआ तो जमानत कैंसिल। अब ये पहली शर्त सुनने में थोड़ी अजीब है ना, कि बिना ट्रायल के कोर्ट कैसे तय करेगी कि कोई दोषी नहीं है? तो देखिए, कोर्ट यहाँ पूरा मिनी ट्रायल नहीं चलाती, वो बस प्राइमा फेसी यानी मोटे तौर पर केस को देखती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी क्लब का बाउंसर अंदर जाने से पहले सिर्फ आपका ID चेक करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं निकालता। वो बस देखता है कि पुलिस के केस में शुरुआती तौर पर कोई दम है भी या नहीं, और बॉबी के केस में यहीं पर मामला फेल हो रहा था।
और रही बात दूसरी शर्त की कि आरोपी भविष्य में कोई अपराध तो नहीं करेगा, तो इसके लिए कोर्ट कोई भविष्यवाणी नहीं करती। वो बस आरोपी का पुराना रिकॉर्ड देखती है, जिसे एंटीसीडेंट्स कहते हैं। क्या उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है? बॉबी का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, तो जाहिर है उसने ये दूसरा टेस्ट भी आसानी से पास कर लिया। तो इन सब बातों को जोड़कर हाईकोर्ट अपने नतीजे पर पहुंची। कोर्ट ने कहा कि देखो, सबूत के नाम पर सिर्फ एक दूसरे आरोपी का बयान है, जो वैसे भी बहुत कमजोर सबूत माना जाता है। ये आदमी 7 महीने से ज्यादा जेल में रह चुका है, इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। इन सारी वजहों को देखते हुए सेक्शन 37 की जो सख्ती है वो यहाँ पर थोड़ी डाइल्यूट यानी कम हो जाती है, और इसलिए जमानत दे दी गई। ये केस सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, इससे हर आम इंसान के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक और चेतावनियां भी निकलती हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए। देखिए, जमानत का मतलब पूरी आजादी नहीं होता। कोर्ट ने बॉबी पर कई सख्त शर्तें लगाईं, जैसे कि वो सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ट्रायल की हर तारीख पर कोर्ट आएगा, अपना पासपोर्ट जमा कराएगा और अपना फोन नंबर भी नहीं बदलेगा। और सबसे खास शर्त यह थी कि उसे हर महीने एक हलफनामा देकर बताना होगा कि उसने कोई नया अपराध नहीं किया है। तो इस पूरे मामले से हमारे लिए 3 जरूरी बातें निकलती हैं। पहली, अगर किसी केस में सिर्फ नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, सिर्फ नाम लेना सजा नहीं होती। दूसरी, अपने अधिकार जानिए, आर्टिकल 21 आपकी ढाल है। और तीसरी, अगर जमानत मिल जाए तो उसकी शर्तों को मजाक में ना लें, क्योंकि वो आजादी शर्तों के साथ मिलती है। और एक चेतावनी, किसी के कुछ कह देने से खुद को दोषी मत मान लीजिए। लड़ाई हमेशा सबूतों और तथ्यों पर लड़ी जाती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज हम उस दौर में हैं जहां हर जगह एआई वाले सीसीटीवी कैमरे हैं, हर किसी की जेब में जीपीएस है, हर पेमेंट का डिजिटल निशान है। तो फिर हमारी जांच एजेंसियां आज भी सबूत के सबसे कमजोर और सबसे पुराने तरीके, यानी किसी के बयान पर किसी को गिरफ्तार क्यों कर रही हैं? क्या हमारे जांच के तरीके वक्त के साथ नहीं बदले, या फिर सिर्फ नाम के आधार पर किसी को अंदर करना ज्यादा आसान लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।